हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम इकाई 14 करेंगे, जिसका नाम है हिंदी उपन्यास का विकास एक। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें प्रस्तावना दी गई। तो प्रस्तावना में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है जो हम आगे सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं। तो हिंदी उपन्यास का जो जन्म बताया जाता है वो जो हुआ था वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। ठीक है, जब नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव में जाकर। ठीक है, इसकी जो अगर हम कथा वस्तु और शिल्प में बात करें तो इसमें हमें एक नयापन देखने को मिलता है जो तत्कालीन और यथार्थ भावबोध को अभिव्यक्त करता था। और दुनिया का पहला उपन्यास अगर हम देखें तो टेल्स ऑफ गेंजी है, जो जापान की लेखिका जो थी लेडी मुरासाकी, उन्होंने 1000 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, ये दुनिया का पहला उपन्यास था जो कहाँ लिखा गया, जापान की एक लेखिका ने लिखा था। ठीक है, अब भारत में उपन्यास शब्द का पहली बार जो प्रयोग था वो भूदेव मुखर्जी ने किया था। और इस प्रकार जो उपन्यास गद्य है कथा के, जो उपन्यास था वो गद्य कथा के एक नए रूप में विकसित होता चला गया। ठीक है, तो आगे है हिंदी उपन्यास का उद्भव और आरंभिक विकास किस तरह से हुआ ये देखेंगे। तो प्रारंभिक अवस्था की अगर हम बात करें तो वो 1860 ईस्वी पूर्वी के आसपास कथा साहित्य का जो अत्यंत जो कथा साहित्य जो थी वो अत्यंत अविकसित था। ठीक है, वो विकसित नहीं था पूरी तरह कथा साहित्य 1860 ईस्वी के आसपास। ठीक है, और देवरानी जेठानी जो कहानी थी हमारी पहली, ठीक है, 1870 ईस्वी में जो पंडित गौरी दत्त के द्वारा लिखी गई थी। और इसको ना हिंदी की पहली मौलिक कथा पुस्तक माना गया। यथार्थवाद कथा संसार का निर्माण होता है इस कहानी के द्वारा। ठीक है, और कथा के अंदर ना नए रंग ढंग की भी शुरुआत हमें देखने को मिलती है और वो होती भी है। ठीक है, 1870 और 1880 का दशक अगर हम देखें तो उसमें हमें वामा भिक्षा कटा जो 1872 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, जो है ना मुंशी ईश्वरी प्रसाद और मुंशी कल्याण राय के द्वारा लिखा गया था ये। इसके बाद आता है भाग्यवती, जो पंडित श्रद्धाराम फिल्लोरी के द्वारा लिखा गया। इनके अंदर भाग्यवती के अंदर जो था हिंदू समाज की जो कुरीतियाँ थी उनका यथार्थ चित्रण हमें देखने को मिलता है। और बाल विवाह, अंधविश्वास और अपव्यय के खिलाफ भी संदेश इसमें दिए गए थे। अब उपन्यास पद का प्रयोग कैसे होता है, तो 1875 ईस्वी, तो उपन्यास पद का अगर हम सबसे पहले प्रयोग देखें तो 1875 ईस्वी में ना हरिश्चंद्र चंद्रिका में पहली बार उपन्यास शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो रहस्य कथा उपन्यास हमें देखने को मिलता है और जो 1889 ईस्वी में लिखा गया था। और पंडित बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ये जो उपन्यास था वो लिखा गया था। निसहाय हिंदू है एक, ठीक है, जिसका प्रकाशन 1890 में हुआ था और ये लिखा गया था 1881 ईस्वी में। ये ना राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखा गया। इसके अंदर गोवध समस्या और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीकात्मक चित्रण हमें देखने को मिलता है। प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो 1880 से 1890 के दशक अगर हम लेके चले तो परीक्षा गुरु है, जिसको लाला श्रीनिवास दास ने लिखा। इसके अंदर हमें नाट्य शैली देखने को मिलती है और यथार्थवादी पात्र और सरल भाषा में इसे लिखा गया था। ठीक है, श्यामा स्वप्न है जो ठाकुर जगनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया 1885 ईस्वी में। ठीक है, इसके अंदर हमें ना इसे उपन्यास को जो लिखा गया था एक कल्पना और एक ओरिजिनल नॉवल कहा गया था। ठीक है, इस उपन्यास को। इसके बाद आता है नूतन ब्रह्मचारी, 1886 ईस्वी में लिखा गया पंडित बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। अब 1890 से 1915 का युग अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें 3 प्रमुख कथाकार देखने को मिलते हैं। पहले आते हैं देवकीनंदन खत्री, दूसरे हैं किशोरी लाल गोस्वामी और तीसरे हैं गोपाल राम गहमरी। तो देवकीनंदन खत्री के अगर हम देखें तो उन्होंने उपन्यास लिखा था चंद्रकांता संतति, भूतनाथ। ठीक है, ये उन्होंने उपन्यास लिखे थे 3। ये जो उपन्यास थे इनके अंदर हमें अय्यारियों तिलस्मी प्रधान कथाएं जो है वो देखने को मिलती हैं, जिसमें कि जादू वगैरह से संबंधित ये कहानियाँ थी। इसके अंदर हमें जादू देखने को मिलता है। ठीक है, भूत प्रेत वगैरह जो होते हैं इन सब से संबंधित ये इसके अंदर हमें कथाएं देखने को मिलती हैं। अब एक हिंदी पाठक वर्ग के निर्माण में योगदान दिया इसने। ठीक है, यहाँ पर क्या था, एक जो हिंदी वर्ग था, ठीक है, पढ़ने वाला जो था वो भी इन उपन्यासों को पढ़ने लगा था एक समय पर। ठीक है, और दूसरे जो हमारे उपन्यास कथाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी, तो ये जो करते थे ऐतिहासिक रोमांस के प्रवर्तक रहे हैं ये। ठीक है, इन्होंने प्रणयनी परिणय 1887 ईस्वी में लिखा, हृदय हरिणी लिखा 1890 ईस्वी में और नूरजहां 1909 ईस्वी में लिखा था। अब इसमें ना भारतीय इतिहास के मुस्लिम काल पर हिंदू गौरव का चित्रण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरे जो है गोपाल राम गहमरी, तो इन्होंने 1900 से 1917 के बीच 107 अपराध कथाएं भी लिखी थी। ठीक है, अब यथार्थवादी धारा का विकास भी हमें इसमें देखने को मिलता है उपन्यास में। तो भुवनेश्वर मिश्र हैं जिनका योगदान हम देख सकते हैं, घराव घटना इन्होंने लिखा और ये ना हिंदी का पहला यथार्थवादी उपन्यास कहलाता है। ठीक है, इसे हिंदी का पहला यथार्थवादी उपन्यास कहा गया। बलवंत भूमिहर प्रेमचंद पूर्व युग की सर्वश्रेष्ठ यथार्थवादी कृति रही है ये। ठीक है, और ब्रजनंदन सहाय हैं दूसरे लेखक, जिन्होंने राजेंद्र मालती 1897 ईस्वी में लिखा, अद्भुत प्रायश्चित 1901 ईस्वी में लिखा और राधाकांत 1912 ईस्वी में लिखा था। तीसरे हैं मेहता लज्जा राम शर्मा, तो इन्होंने ना सामाजिक उपन्यास लिखे जैसे कि
धूरत रसिक लाल, ठीक है, 1899 ईस्वी में, हिंदू गृहस्थ 1902 ईस्वी में, सुशीला विधवा 1907 ईस्वी में लिखा। अब इनकी मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो अय्यारी, तिलस्मी और रोमांस और यथार्थवाद का हमें इसमें उपन्यास देखने को मिलता है। उपन्यास का ये विकास हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हिंदी उपन्यास के अंदर हम समाज सुधार, हिंदू गौरव और यथार्थ का चित्रण भी देखते हैं। 19वीं सदी के अंत तक ना उपन्यास लेखन के ना कई प्रयोग भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिससे कि स्टार्टिंग जो उपन्यासियों की हुई थी वो तिलस्मी, अय्यारी से संबंधित उपन्यास देखने को मिलते थे, जादू से, भूत वगैरह जो होते हैं उनसे संबंधित हमें परियां हो गई, इन सबसे संबंधित उपन्यास देखने को। लेकिन धीरे धीरे जो अय्यारी, तिलस्मी का जो स्थान था वो ना यथार्थवादी चित्रण होने लगा था। यथार्थवाद हमें उपन्यासों में देखने लगा था कि जो समाज में घट रहा है, जो चल रहा है, वो सभी समस्याएं हमें उपन्यास में धीरे धीरे दिखाई देने लगी थी, ठीक है। उसमें अपराध से संबंधित भी उपन्यास देखने को मिले। अब हम देखेंगे प्रेमचंद युग में, क्योंकि उपन्यासकार हैं ये बहुत बड़े प्रेमचंद, तो उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे यथार्थवाद से संबंधित उपन्यास लिखे हैं। तो अब हम प्रेमचंद युग की बात करेंगे। तो प्रेमचंद का आविर्भाव और हिंदी उपन्यास का विकास देखेंगे, ठीक है। तो प्रेमचंद और हिंदी उपन्यास का हमें एक नव युग देखने को मिलता है। प्रेमचंद को ना हिंदी उपन्यास में युग प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने उपन्यासों को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की थी, जिससे जो तिलस्मी, अय्यारी और जासूसी उपन्यासों का जो दौर था वो समाप्त हो चुका था, ठीक है। शुरुआती में जो जासूसी उपन्यास चलते थे, तिलस्मी, अय्यारी वाले उपन्यास, एक वर्ग जो था वो पढ़ता था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से प्रेमचंद ने उपन्यास को एक नई दिशा दी, नए विषयों के ऊपर उन्होंने उपन्यास लिखना शुरू किया, समाज की समस्याओं को वो उजागर करने लगे अपने उपन्यासों के द्वारा। तो जो वर्ग था उनको उन सब से हटकर वो सामाजिक जो समस्याएं थी, जो समाज में बुराइयां थी, ठीक है, उन सबको भी वो पढ़ना शुरू कर दिया था। और जासूसी उपन्यास और तिलस्मी वाले जो उपन्यास थे उनका जो दौर एक समय पर रहा था वो खत्म हो चुका था धीरे धीरे। तो प्रेमचंद ने उपन्यासों में ना स्त्री के संघर्षशील जीवन, गांव की समस्या और नवीन राष्ट्र निर्माण के मुद्दे उठाए थे अपने उपन्यास के द्वारा, ठीक है। उनके उपन्यासों में राष्ट्रीय आंदोलन, नव जागरण की चेतना और सामाजिक बदलाव की आवाज गूंजती है। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है सेवा सदन, जो 1918 ईस्वी में लिखा गया था। उर्दू में इसे बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था। इसमें उपन्यास में क्या था, एक वेश्यावृत्ति और स्त्री की सामाजिक स्थिति पर चर्चा की गई है, ठीक है। और दूसरा था प्रेमाश्रम, ठीक है, 1922 ईस्वी में इसे लिखा गया। इसके अंदर अंग्रेजी राज में किसानों और जमींदारों के संबंधों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। तीसरा आता है रंगभूमि, ठीक है, ये 1925 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें ना गांधीवादी संघर्ष का चित्रण हमें देखने को मिलता है, जिसमें सूरदास जैसे पात्र के माध्यम से वो अपनी वैश्विकता सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध दिखाया गया था। अब इसके बाद कायाकल्प है, 1926 ईस्वी में लिखा गया। किसानों की निर्धनता और शोषण का चित्रण हम देखते हैं इसमें। निर्मला है, 1927 ईस्वी में लिखा गया। अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की समस्या इसमें दिखाई गई है, ठीक है। गबन है, स्त्री के आभूषण, प्रेम और प्रदर्शनीय प्रियता के कारण एक युवक के पतन की कहानी दिखाई गई है इसके अंदर। और सातवां है गोदान, जो 1936 ईस्वी में लिखा गया। इसमें किसानों की स्थितियां और उनकी निराशा, संघर्ष का चित्रण हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि प्रेमचंद के जितने भी उपन्यासों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जितने उपन्यास हैं, उन सब में अलग अलग समस्याओं के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। और ये जो विषय थे वो बहुत ही अलग थे। ये सारे के सारे विषय जो थे सामाजिक से ही जुड़े हुए थे, ठीक है ना। तो प्रेमचंद के उपन्यासों के प्रमुख विषय अगर हम देखें तो नवजागरण और आदर्शवाद हमें दोनों ही दिखाई देते हैं। तो प्रेमचंद ने ना उपन्यासों में गांधी के विचारों का असर दिखाया है, ठीक है, जैसे सत्याग्रह, हृदय परिवर्तन, आश्रमों की स्थापना आदि। जैसे सेवा सदन जो है उसमें भी अंत में वो सेवा सदन जो है एक आश्रम दिखाया जाता है कि एक आश्रम जो है उसकी स्थापना की गई, जिसका नाम सेवा सदन रखा जाता है। अगर आपने सेवा सदन उपन्यास नहीं पढ़ा है तो आप अपने 3rd ईयर में ना सेवा सदन उपन्यास जरूर पढ़ेंगे, जो प्रेमचंद के नाम से एक सब्जेक्ट है आपका, उसके अंदर सेवा सदन उपन्यास दिया गया, आप उसे ज़रूर पढ़ना। बहुत अच्छा उपन्यास है, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छा लगेगा। तो इसमें जो आश्रमों की स्थापना है, तो वो जो सेवा सदन नाम है उपन्यास का, वो एक आश्रम का नाम होता है, सेवा सदन, जो अंत में बनाया जाता है वैश्याओं के लिए, ठीक है। अब दूसरा अगर हम देखें तो समाज के यथार्थवादी चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो उन्होंने क्या किया था, किसानों, दलितों और स्त्रियों की समस्याओं को उठाया था। जैसे किसानों का जो शोषण होता था, जैसे जो कायाकल्प और गोदान है, ये दोनों ही उपन्यास किसानों के शोषण को दिखाते हैं, ठीक है। और वैश्यावृत्ति और पारिवारिक व्यवस्था, जिसमें सेवा सदन हम नाम देते हैं कि जिसमें वैश्यावृत्ति और पारिवारिक जो व्यवस्था जो होती है वो सेवा सदन में हमें देखने को मिलती है। आधुनिकता और नैतिक संकट जो है वो गबन जो उपन्यास है उसमें दिखाया गया है इसके बारे में। तो ऐसे समाज की यथार्थवादी वो चित्रण करते हैं। और इसके बाद है सांप्रदायिकता और राजनीति। तो कायाकल्प में ना उन्होंने सांप्रदायिकता के पीछे दूषित राजनीति का भी हाथ दिखाया है, ठीक है।
इसके बाद है प्रेमचंद का उपन्यास लेखन और समाज सुधार। तो प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास में मानवतावाद और समाज सुधार को प्रमुख विचारों के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें गांधीवाद का भी प्रभाव था। ठीक है, उन्होंने उपन्यास के जरिए ना नैतिक आदर्श, सामाजिक जागृति और राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। उनका उपन्यास लेखन जो था हिंदी साहित्य में एक सशक्त परिवर्तन का कारण बना, जिसमें उन्होंने हर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू को उजागर किया था। प्रेमचंद के बाद का अगर हम दौर देखें तो उनके योगदान के बाद अन्य लेखकों ने भी इन मुद्दों को अपनी शैली में आगे बढ़ाया था और उपन्यास को समृद्ध किया। ठीक है, उन्होंने ना स्त्री, दलित, किसान और मध्य वर्ग की समस्याओं को उपन्यासों का विषय बनाया और इन सभी के संघर्ष, आशा और पराजय की विश्वसनीयता से चित्रित किया था उपन्यासों में। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो प्रेमचंद ने क्या किया था, हिंदी उपन्यास को यथार्थवाद, सामाजिक जागृति और राजनीतिक संघर्ष के दृष्टिकोण से समृद्ध किया। और उनके उपन्यासों में व्यापकता, सामाजिक बदलाव और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की स्पष्ट झलक जो है वो हम दिखाई देती है हमें, जो ना अभी भी हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद है प्रेमचंद युगीन अन्य उपन्यास का। तो प्रेमचंद में जो युग था उसके साथ में अन्य उपन्यासकार भी हमें देखने को मिलते हैं उसी समय में। प्रेमचंद का युग जो था वो 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो यह काल जो था हिंदी उपन्यास लेखन में विविधताओं से भरा हुआ था। प्रमुख उपन्यासकार की अगर हम बात करें तो वो थे शिव पूजन सहाय, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, वृंदा लाल वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, चतुर सेन शास्त्री, इंद्र बसावड़ा, ऋषभ चरण जैन। ठीक है, ये कुछ प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं प्रेमचंद युग के ही। तो प्रमुख उपन्यासकार और उनकी कृतियां अगर हम देखें तो सबसे पहले आते हैं शिव पूजन सहाय। तो इनका उपन्यास था देहाती दुनिया, जो 1926 ईस्वी में लिखा। अब इसके विषय की अगर हम बात करें तो भोजपुर अंचल के ग्रामीण जीवन का आंचलिक शैली में चित्रण किया है इन्होंने इसमें। और महत्व की अगर बात करें तो आंचलिक उपन्यास शैली का ये पहला प्रयोग रहा था। ठीक है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं दूसरे। तो इनका जो उपन्यास है वो है माँ भिकारिणी। ठीक है, 1929 में ये लिखा गया। संघर्ष है 1945 ईस्वी में लिखा गया। अगर विषय की बात करें तो माँ के अंदर आदर्श मातृत्व का चित्रण हमें देखने को मिलता है और भिखारिणी में जातिगत वर्जनाओं की आलोचना की गई है। ठीक है, और शैली की अगर हम बात करें तो सहज भाषा में यथार्थवादी दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। सहज भाषा में लिखा गया और यथार्थवादी दृष्टिकोण हमें इसमें उपन्यास में देखने को मिलता है। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद। तो इनका उपन्यास है कंकाल, जो 1930 ईस्वी में लिखा गया। तितली है 1934 ईस्वी में लिखा गया। इरावती 1936 ईस्वी में लिखा गया, जो कि ये जो था ये अधूरा रहा। ठीक है, विषय की अगर हम बात करें तो कंकाल के अंदर धार्मिक आडंबरों का, भाईचारों की आलोचना की गई है। तितली में किसानों, मजदूरों के शोषण का चित्रण हमें देखने को मिलता है और इरावती जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें उसमें दिखाई देती है। इसकी अगर शैली की बात करें तो शुद्ध यथार्थवाद हमें इसमें दिखाई देता है। ठीक है, शुद्ध यथार्थवाद में ही ये उपन्यास लिखे गए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है इसके बाद। तो उपन्यास की अगर हम बात करें तो अप्सरा लिखा 1931 ईस्वी, अलका लिखा 1933 ईस्वी में, प्रभावती 1936 ईस्वी में लिखा। निरूपमा लिखा 1936 ईस्वी में। ठीक है, विषय की अगर हम बात करें तो अप्सरा में वैश्य जीवन पर केंद्रित है ये उपन्यास। ठीक है, अलका जो है किसानों के विद्रोही चेतना दिखाता है और प्रभावती में ऐतिहासिक रोमांस हमें दिखाई देता है और निरूपमा में ग्रामीण रूढ़ियों और शोषण का चित्रण किया गया है। इसके बाद है वृंदावन लाल वर्मा। तो उपन्यास अगर हम देखें तो गढ़ कोंडार है 1930 ईस्वी में लिखा गया। विराट की पद्मनी 1936 ईस्वी में लिखा गया। विषय की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड का ऐतिहासिक सांस्कृतिक जीवन हमें दिखाई देता है इसमें। महत्व अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक उपन्यास लेखन की शुरुआत होती है इसी से। प्रसिद्ध कृति जो रही इनकी वो थी झांसी की रानी, जो 1946 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, इसके बाद है जैनेन्द्र कुमार। तो इनका जो उपन्यास है वो है परख 1929 ईस्वी में लिखा गया। सुनीता 1934 ईस्वी में लिखा गया। विषय की अगर हम बात करें तो परख में सामाजिक नैतिकता और मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद दिखाया गया है। ठीक है, और सुनीता के अंदर विवाह से बाहर स्त्री पुरुष प्रेम का सशक्त चित्रण भी हमें दिखाई देता है इसमें। और महत्व अगर हम बात करें तो इन उपन्यासों ने ना उपन्यास को एक नई दिशा दी थी। ठीक है, इसमें जो विषय थे उसकी बात करें तो। इसके बाद आते हैं भगवती चरण वर्मा। तो उपन्यास था इनका पतन 1928 ईस्वी में लिखा गया। चित्रलेखा 1934 ईस्वी, 3 वर्ष 1936 ईस्वी। विषय की अगर हम बात करें तो चित्रलेखा में भोग, योग, पाप, पुण्य जैसे दार्शनिक प्रश्नों का चित्रण किया गया है और 3 वर्ष में प्रेम और विवाह के संबंध का प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद है पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो उपन्यास अगर हम देखें तो दिल्ली का दलाल 1927 ईस्वी में लिखा। चंद हसीनों के खतूत 1927 ईस्वी में लिखा। बुधुआ की बेटी 1928 ईस्वी, शराबी 1930 ईस्वी में लिखा गया। विषय की अगर हम बात करें तो इनके उपन्यासों का विषय होता था समाज की कुरीतियां, दलित जीवन और विद्रूपताओं का अनावृत चित्रण। ठीक है, शैली अगर हम देखें तो साहसमूल शैली में लिखा गया। प्राकृतवाद शैली में इसे लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद है चतुर सेन शास्त्री। तो इनके उपन्यास अगर हम देखें तो हृदय की प्यास 1927 ईस्वी में लिखा गया। अमर अभिलाषा 1933 ईस्वी में लिखा गया। आत्मदाह 1934 ईस्वी में लिखा गया। विषय की अगर हम बात करें तो स्त्रियों की स्वतंत्रता, विधवा विवाह, प्रेम
ये हमें दिखाई, ये जो विषय थे इन विषयों पर जो उपन्यास हैं वो लिखे गए, ठीक है। महत्व की अगर हम बात करें तो बाद में ये ऐतिहासिक उपन्यास लिखते हैं, जैसे वैशाली की नगर वधु 1941 ईस्वी भी लिखा है इन्होंने, ठीक है। श्रीयुत इंद्र बसवाड़ा की अगर हम बात करें तो उपन्यास लिखा इन्होंने घर की राह 1935 ईस्वी में, और इसके जो विषय था वो था दलित दृष्टिकोण से समाज का अवलोकन करना, ठीक है। और महत्व अगर हम देखें तो ये पहला दलित उपन्यास माना गया है, ये पहला दलित उपन्यास था। इसके बाद आता है ऋषभ चरण जैन। तो उपन्यास अगर हम देखें तो दिल्ली का व्यभिचार 1928 ईस्वी में लिखा गया, वैश्यापुत्र 1929 ईस्वी में लिखा गया, मास्टर साहब 1929 ईस्वी, सत्याग्रह 1930 ईस्वी, ठीक है। विषय की अगर हम बात करें तो इन उपन्यासों में अपराध, वैश्याओं का जीवन और समाज की विद्रूपता हमें दिखाई देती है। इसके बाद है इला चंद्र जोशी। तो इनकी जो प्रमुख कृति थी वो थी घृणामयी 1929 ईस्वी में लिखा गया। इसके बाद कुछ महिला उपन्यासकार भी रहे, ठीक है। लेखिकाएं हैं, 16 महिला उपन्यासकार हमें देखने को मिलती है इसी समय काल में, प्रेमचंद युग में, ठीक है। तो उनमें से एक है उषा देवी मित्र, जिनका उपन्यास था वचन का मोल 1936 ईस्वी में लिखा था। मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो उपन्यास में ना सामाजिक यथार्थ, ऐतिहासिक घटनाएं, दलित चेतना और आंचलिक जीवन का चित्रण हमें देखने को मिलता है, ठीक है। प्रेमचंद ने जन जीवन को साहित्य से जोड़ा था, प्रसाद निराला ने ना सामाजिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया, ज्ञानेंद्र ने व्यक्ति के मानसिक अंतर्द्वंद को प्राथमिकता दी, और पांडे, बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन ने समाज की विद्रूपताओं को साहसपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया था। वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक उपन्यासों की भी नींव रखी, ठीक है। और दलित उपन्यास की जो शुरुआत थी वो इंद्र बसवाड़ा ने ही की थी। ये कुछ विशेषताएं हैं इनसे संबंधित। इसके बाद है प्रेमचंद युग ने ना उपन्यास विधा को विविध आयाम दिए थे, सामाजिक यथार्थ, मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद, ऐतिहासिक घटनाएं और दलित दृष्टिकोण। तो लेखकों ने नए प्रयोग किए और उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा। इसके बाद है प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। तो 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु के साथ उनके युग का भी अंत हुआ था, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने ना उपन्यास लेखन की जो संभावनाएं खोली थी, उनका विकास प्रेमचंदोत्तर काल में हुआ। इस दौर में प्रेमचंद के समकालीनों और नए लेखकों ने ना कई महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। अध्ययन के लिए इसे दो भागों में भी बांटा गया था, एक तो था स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का उपन्यास लेखन। तो यह स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के उपन्यासों की हम अभी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व का उपन्यास लेखन अगर हम देखें तो ज्ञानेंद्र कुमार उसमें लेखक आते हैं। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास से त्यागपत्र जो 1937 ईस्वी में लिखा था। त्यागपत्र उपन्यास आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो और ये भी बहुत अच्छा उपन्यास है। तो इसमें ना भारतीय समाज में नारी की स्थिति, प्रेम का अधिकार और सामाजिक मानदंडों का विरोध हमें देखने को मिलता है। इसके बाद इनका दूसरा उपन्यास यहाँ पर दिया है कल्याणी, जो 1939 ईस्वी में लिखा गया। तो इसमें पुरुष सत्ता द्वारा स्त्री के दमन और शोषण का चित्रण हम देखते हैं। और उषा देवी मित्र है दूसरी लेखिका। तो महत्वपूर्ण उपन्यास की अगर हम बात करें तो वो था पिया, मुस्कान, पंथचारी, ठीक है। इसके बाद इला चंद्र जोशी हैं। इनकी विशेषता अगर हम देखें तो मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हैं। फ्रायड, एडलर युग के सिद्धांतों से इन्होंने प्रेरणा ली थी, उनसे प्रेरित थे ये। महत्वपूर्ण उपन्यास अगर हम देखें तो सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेम और छाया, निर्वासित, ठीक है। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इसके बाद आते हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह। तो इनके प्रमुख विषय जो रहे थे उपन्यास के वो थे धार्मिक समरसता, स्त्री जीवन की समस्याएं, ठीक है। महत्वपूर्ण उपन्यास की अगर हम बात करें तो राम रहीम, सावनी समा, पुरुष और नारी, टूटा तारा, सूरदास, ये कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इसके बाद आते हैं अज्ञेय। तो इनकी जो शैली रही उपन्यासों की वो थी मनोवैज्ञानिक व बौद्धिक दृष्टिकोण शैली में ये लिखते थे। महत्वपूर्ण उपन्यास की अगर हम देखें तो शेखर एक जीवनी भाग 1 और भाग 2 इन्होंने लिखा। फिर अन्य है नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ठीक है। ये इसके बाद यशपाल हैं। तो प्रमुख विचार अगर हम देखें तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण और रूढ़िवादिता का विरोध करते थे ये, ठीक है। और महत्वपूर्ण उपन्यास अगर हम देखें तो दादा कामरेड, देश विद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, ठीक है। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इसके बाद आते हैं राहुल संकृत्यान। इनकी विशेषता की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक उपन्यास इन्होंने लिखे, समाजवादी आदर्श इनके में दिखाई देता है उपन्यासों में, ठीक है। महत्वपूर्ण उपन्यास अगर हम देखें तो सिंह सेनापति हैं। 500 ईसा पूर्व तक शिला वैशाली की कथा इसमें कही गई है, ठीक है। और जय योद्धेय है, इसमें ईसा की 4वीं शताब्दी का समाज हम देखते हैं। इसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनकी विशेषता की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक संदर्भ, सांस्कृतिक चित्रण हमें देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण उपन्यास इनके जो थे वो था बाण भट्ट की आत्मकथा। इसके अंदर हमें नारी की स्थिति और राष्ट्र संकट दिखाया गया है, ठीक है। अन्य भी उपन्यास है चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ठीक है। इसके बाद है रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो इनकी विशेषता अगर हम देखें तो इन्होंने राजनीति और स्त्री सशक्तिकरण से संबंधित उपन्यास लिखे हैं, ये इनकी विशेषता है। तो महत्वपूर्ण उपन्यास अगर हम देखें तो वो है चढ़ती धूप, ठीक है। इसके अंदर 1932 से 1937 की ईस्वी की राजनीतिक गतिविधियां दिखाई गई हैं। उल्का है, स्त्री अधिकारों की वकालत करता है इसमें, और नई इमारत, ठीक है।
तो यहाँ पर जो हमारी ये यूनिट है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट होता है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आते है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो, उसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं कि आपको नोट्स कैसे ले सकते हैं। बाय बाय।